नेक्स्ट टॉपिक है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इसमें सबसे पहले कि आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जैसे आपका प्लांट हो सकता है, ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप एग्जांपल ले सकते हो, प्लांट का आप एग्जांपल ले सकते हो, या फिर आप एनिमल का एग्जांपल ले सकते हो। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर आप अदर स्पीशीज का जीन अगर ट्रांसफर करते हो, ठीक है, अदर स्पीशीज का जीन अगर आप ट्रांसफर करते हो तो उसको बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जैसे आपके पास अगर हम प्लांट का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, तो प्लांट का अगर आप एग्जांपल लोगे तो प्लांट में देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड जीन जो है इसको हमने बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्ट करके रखा। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड जीन को हमने कंस्ट्रक्ट करके रखा है। जो भी आपका इंसेक्टिसाइड का जीन रहेगा, ठीक है, उस जीन को हम इंटीग्रेट करेंगे किसके साथ में, आपके वेक्टर के साथ में, फॉर द एक्सप्रेशन इन योर होस्ट। ठीक है, तो होस्ट सेल जो है इसमें जीन एक्सप्रेस करने के लिए आपको एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो वेक्टर और जो आपका इंसेक्टिसाइड प्रोडक्शन वाला जो जीन है, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोडक्शन वाला जो जीन है, तो ये जीन और हमारा वेक्टर दोनों को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। कट करने के बाद उनके ऊपर सेम कोहेसिव साइड प्रोडक्शन होगा, दोनों को हम ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद आपके पास में ये आ गया रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये जो आपका प्लाज्मिड है ये आपके पास में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है इसमें, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में आपका इंसेक्टिसाइड का जीन है। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है इसको हम ट्रांसपेक्ट करेंगे किसके अंदर में, तो यहाँ पे ट्रांसपेक्शन किया जाएगा इन दी होस्ट या टारगेट से। तो आपका वो प्लांट सेल है, एनिमल है, माइक्रो में क्या है, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है प्लांट सेल का। ठीक है, तो प्लांट सेल जो रहेगा इसके ऊपर आपको क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ट्रांसपेक्ट करना है। ट्रांसपेक्शन होने के बाद में आपका जो भी प्लाज्मिड होता है उसके ऊपर सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जिससे आप रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट जो सेल्स है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेक्शन होगा इंसेक्टिसाइडल सेल का और उसके बाद में जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं उसको हम फिर से टिश्यू कल्चर लैब में ग्रो करेंगे। सिलेक्शन के बाद कैलस फॉर्मेशन होगा, कैलस से आप इंडिविजुअल सेल को सेपरेट करके पूरा प्लांट बना सकते हो। ठीक है, तो बाय द माइक्रो प्रोपेगेशन जो टिश्यू कल्चरिंग होता है इसमें इंसेक्टिसाइडल प्लांट जो है इसका आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो इस केस में क्या आपको ये जो हमने जो भी मैकेनिज्म पढ़ा इंसेक्टिसाइडल या रिकॉम्बिनेंट जो आपका प्लांट है या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है कि ये प्लांट के पास में पहले कोई भी किसी भी टाइप का इंसेक्टिसाइडल जीन नहीं था, इसलिए इंसेक्ट्स उसके ऊपर फीडिंग करते थे, बराबर। बट अभी हमने क्या किया, उस प्लांट के पास में जो जीन नहीं था वो बाहर से हमने उसके अंदर में इंजेक्ट किया, तो वो जो प्लांट रहेगा वो आपका इंसेक्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो उसको अपन बोलेंगे कि ये हमारा जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड
क्रॉप है, ठीक है। तो प्लांट में एप्लीकेशंस अलग होते हैं, ठीक है। एनिमल की बात करें तो एनिमल में एप्लीकेशंस अलग होते हैं। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में पर्टिकुलर प्रोटीन अगर आपको प्रोड्यूस करना है, जैसे आपको मिल्क प्रोटीन को बढ़ाना है, ठीक है, या कोई अदर प्रोटीन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है, या कोई प्रोटीन के एक्सप्रेशन को आपको बढ़ाना है, जैसे आपको एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना है तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस है आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनिमल को भी आप ट्रांसजेनिक बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपका जीन फॉर मिल्क प्रोटीन, ठीक है, जो रेड कलर में है, ये मिल्क प्रोटीन का जीन है, जिसको आप जो भी आपका अदर जीन होता है उसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में ये आपका जो मिल्क प्रोटीन का जीन है, ठीक है, इसको फॉरेन जीन के साथ में आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, या लिंक करोगे। और उसके बाद में यहाँ पे जो आपका जीन है, जीन कंस्ट्रक्ट है, उसको प्लाज्मिड में आप इंसर्ट करोगे। प्लाज्मिड को फिर आप इंजेक्ट करोगे कहाँ पे, सिंगल सेल एम्ब्रियो में। तो ये तो सिर्फ एक ही एग्जांपल है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया कैसे जाता है ना। तो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो इसमें से एक मेथड यहाँ पे अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर बनाना है तो जो भी फॉरेन जीन होता है, वो फॉरेन जीन को हमें क्या करना है, इसके सेल में इंजेक्ट करना है। अब सेल भी कौन सा चाहिए आपको, तो सेल यहाँ पे कोई भी नहीं चलेगा। सेल यहाँ पे आपको एक तो सिंगल सेल एम्ब्रियो चाहिए या फिर जर्म सेल चाहिए, तभी उसके सारे बॉडी में सेम जेनेटिक कंपोजिशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो को बताया, तो सिंगल सेल एम्ब्रियो जो है इसके अंदर में हमने क्या किया, जीन को इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद में ये एम्ब्रियो को हमने जो सरोगेट मदर होता है उसके यूटेरस में ट्रांसफर किया, और उसके बाद में यहाँ पे प्रोजेनी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रहेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें किसी भी टाइप का जेनेटिक चेंजेस हम कर रहे हैं उसको बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वर्ड आता है ट्रांसजेनिक, ठीक है। ट्रांसजेनिक एंड सिंजेनिक। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है, ट्रांसजेनिक का मतलब होता है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसमें दूसरे स्पीशीज से जीन लाया गया है, ये जीन उसके बॉडी में पहले कभी नहीं था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्पीशीज ए स्पीशीज बी ये दोनों के जीन जो है हम स्पीशीज सी के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो स्पीशीज सी के पास में ना ए का जीन था ना बी का जीन था। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग स्पीशीज के आपको ट्रांसफर करना है, आप एक भी स्पीशीज का अगर ट्रांसफर करते हो तो भी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब आप किसी भी टाइप का उसके जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज करो उसको जीएमओ बोला जाएगा, है ना। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है इसमें स्पीशीज ए का जीन ट्रांसफर कर सकते हो या स्पीशीज बी का भी कर सकते हैं। अगर हो सकता है कि स्पीशीज सी के अंदर में स्पीशीज ए और बी की प्रॉपर्टी आपको लानी है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, दोनों जीन को इंटीग्रेट करोगे, वेक्टर में डालोगे और वेक्टर को आप ट्रांसफर करोगे कहाँ पे, स्पीशीज सी के अंदर में। स्पीशीज सी के अंदर में आप जीन को ट्रांसफर करने के बाद वो जीन आपके स्पीशीज सी के जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और इंटीग्रेशन के बाद में एक्सप्रेशन स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे स्पीशीज, यहाँ पे बात मैंने यहाँ पे जो डायग्राम निकाला है ये एनिमल के केस का है, ठीक है। तो स्पीशीज सी में आपने ए और बी का जीन ट्रांसफर किया तो हो गया ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर ये एनिमल की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे सिंगल स्टेज वाला जो एम्ब्रियो होता है उसमें आपको जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो नॉर्मल टिश्यू के ऊपर या नॉर्मल सेल में अगर आपने क्या किया, ट्रांसपेक्ट अगर किया
जो जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट किया, तो सिंगल सेल, प्लांट का कोई भी सेल हो, उससे आप कैलस बना सकते हो, जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है। तो यहाँ पे अगर हम प्लांट की बात करते तो प्लांट में डीएनए इंजेक्ट करने के बाद में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करने के बाद में क्या होगा, उसको हम टिश्यू कल्चरिंग के लिए भेजेंगे, उसको ग्रो करेंगे तो उससे कैलस बनेगा, और कैलस अगर बनता है तो कैलस से आप नंबर ऑफ प्लांट्स बना सकते हो, ठीक है, जिसको अपन माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं, जो सारे के सारे क्या रहेंगे, ट्रांसजेनिक रहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड रहेंगे, ठीक है। बट अगर एनिमल की बात करते हैं अपन, तो एनिमल के केस में यहाँ पे आपको जर्म से या सिंगल स्टेज एम्ब्रियो जो होता है, मतलब जो आपका जाइगोट होता है, उसमें ही जीन आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर हम प्लांट, बैक्टीरिया और एनिमल की बात करते हैं, ठीक है, प्लांट, बैक्टीरिया और एनिमल की बात करते हैं, तो सबसे डिफिकल्ट होता है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना एज कंपेयर विद बैक्टीरिया एंड प्लांट। जैसे कि अपन ने बोला है कि बैक्टीरिया की अगर अपन बात करते हैं, बैक्टीरिया और प्लांट में आपका ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना उतना डिफिकल्ट क्यों नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर इजी होता है। आप अगर आपके पास में एफ पॉजिटिव एक स्ट्रेन है और दूसरा एफ निगेटिव है, तो एफ पॉजिटिव के अंदर में आप पहले प्लाज्मिड ट्रांसफर कर लो, ठीक है, जिस प्लाज्मिड में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, फिर ये आपका एफ पॉजिटिव स्ट्रेन क्या करेगा, एफ निगेटिव स्ट्रेन जो है इसमें जीन को ट्रांसफर कर लेगा, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते तो ट्रांसफॉर्मेशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पर्टिकुलर केमिकल मेथड को यूज करके मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स बनाने होते हैं, और पोर्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है, ये डीएनए को ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट से अगर डीएनए आपका ट्रांसफर होता है या जीन, जेनेटिक मटेरियल आपका ट्रांसफर होता है किसमें, बैक्टीरिया में, तो उसको बुलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉन्जुगेशन में हमने क्या बोला कि कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरिया जो है, एक है एफ पॉजिटिव जो मेल होता है, ठीक है, वैसे तो सेक्स आपके बैक्टीरिया में नहीं होते, बट जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है उसको बोला जाता है मेल, और जो रिसिपिएंट होता है उसको बोला जाता है फीमेल। तो एफ निगेटिव जो है, इसमें जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, एफ पॉजिटिव स्ट्रेन, ठीक है। तो इन दिस वे आपके पास ये जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा ये आपका ट्रांसफर होगा किसके अंदर में, आपके एफ निगेटिव के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसडक्शन, अगर हम ट्रांसडक्शन की बात करते तो ट्रांसडक्शन मतलब वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो वायरस जो है इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा ये ट्रांसफर करेगा किसके अंदर में, बैक्टीरियल सेल के अंदर में। तो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलता है कि वायरस पार्टिकल जो है वेक्टर की तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ये तीन आपके पास में मेथड्स होते हैं इसके लिए, बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट और एनिमल की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो प्लांट में अगर जीन ट्रांसफर करना है तो आप अलग अलग मेथड, फिजिकल, बायोकेमिकल एंड केमिकल मेथड यूज करके आप जीन ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, ये मेथड को यूज करके आप जीन ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे प्लांट के केस में आपको यहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है कि जैसे प्लांट सेल है तो कोई भी आप एक्सप्लांट ले सकते हो, ठीक है, कोई भी टिश्यू आप ले सकते हो, उससे आप सेल को सेपरेट करो, ठीक है, सेल सेग्रीगेट होने के बाद में उसमें जीन कंस्ट्रक्ट जो है ये आप जीन कंस्ट्रक्ट को इंजेक्ट कर दो या ट्रांसफर कर दो, ठीक है। जीन कंस्ट्रक्ट को ट्रांसफर करने के बाद में आपका जो ट्रांसजेनिक सेल बनेगा, ठीक है,
ट्रांसजेनिक सेल को हम टिश्यू कल्चरिंग के लिए भेजेंगे जिससे आपका कैलस बनेगा, है ना। और कैलस के इंडिविजुअल सेल जो है अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, है ना, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो जो कैलस के इंडिविजुअल सेल है उसको पर्टिकुलर हार्मोन्स अगर आप प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे आपके पास में ट्रांसजेनिक प्लांट का जनरेशन होता है, ठीक है। तो ये बाय द माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड आप ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हो कोई भी टिश्यू से। बट इन केस ऑफ एनिमल के केस में प्रॉब्लम क्या होता है, एनिमल के केस में आपको अगर जीन ट्रांसफर करना है तो दो टाइप के सेल में आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। एक होता है जर्म सेल जिससे गैमेट्स बनते हैं। तो अगर आपको पूरे ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कंपोजिशन सेम चाहिए, जैसे अपन प्लांट का की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो पूरे एनिमल का जेनेटिक कंपोजिशन सेम चाहिए, वो प्रोटीन्स पूरे बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए या पूरे बॉडी के सेल में एक्सप्रेस होना चाहिए। तो उसके लिए ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कंपोजिशन, सारे सेल का जेनेटिक कंपोजिशन सेम होना चाहिए। तो इसके लिए चेंजेस आपको कहाँ पे करने हैं, तो आप चेंजेस सिर्फ ये दो सेल में कर सकते हैं। एक तो जर्म सेल जिससे आपके गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो आप मेल गैमेट हो गया या फिर फीमेल गैमेट हो गया, तो इसमें आप जीन कंस्ट्रक्ट को ट्रांसफर कर सकते हो। या फिर जर्म सेल फ्यूज होने के बाद जब जाइगोट बनता है, तो जाइगोट जब बनेगा तो उसको बुलाता है सिंगल सेल एम्ब्रियो, ठीक है। तो सिंगल सेल स्टेज एम्ब्रियो जो होता है, इसमें आप जीन अगर ट्रांसफर करते हो तो इससे आपका पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सेल मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो इससे पूरा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आपका डेवलप होगा, ठीक है, यहां तक। उसके बाद में नेक्स्ट वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफर एंड एक्सप्रेशन इन एनिमल सेल, ठीक है। वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफर एंड एक्सप्रेशन इन एनिमल सेल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, ठीक है। तो हम बात करते एनिमल सेल की। तो जो आपका एनिमल सेल रहेगा, इसमें अगर अपन जीन ट्रांसफर की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन से वेक्टर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो वेक्टर की अगर हम बात करें तो वेक्टर जो है ये अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपके पास जीन रेगुलेशन को अगर आपको स्टडी करना है, आपको डीएनए सीक्वेंसिंग करना है, आपको क्लोनिंग करना है, ठीक है, या कोई प्रोटीन को एक्सप्रेस करना है, जीन को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग जो एप्लीकेशंस है, ये अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग वेक्टर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वायरल बेस्ड वेक्टर्स पढ़ेंगे जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं जीन ट्रांसफर के लिए इन एनिमल्स, ठीक है। तो वायरल बेस्ड वेक्टर जो है, इसमें अलग अलग वायरल बेस्ड वेक्टर आप यूज कर सकते हो। डीएनए वायरस है जो है ये मोस्टली आपके प्लांट में पाए जाते हैं, बट आपके एनिमल्स के केस में आरएनए वायरस पाए नहीं जाते, ठीक है। जैसे अपन ने क्या बोला कि जो आपका आरएनए वायरस है वो प्लांट में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, बट एनिमल के केस में बहुत कम होते हैं, है ना। तो बहुत रेयर एग्जांपल्स है। बट डीएनए वायरसेस जो है ये एनिमल के केस में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आरएनए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेट्रोवायरस, ठीक है ना। तो डीएनए या आरएनए बेस्ड वायरसेस जो है इसको वेक्टर की तरह यूज किया जाता है, जैसे हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस, एप्स्टन बार वायरस, वैक्सीनिया वायरस, एडिनो वायरस। तो आरएनए वायरस जो है इसमें आप पोलियो वायरस, रेबीज, इन्फ्लुएंजा एंड रेट्रोवायरसेस को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कोई कोई जगह पे आपका हाइब्रिड वायरस भी यूज किया जाता है, जैसे चाइमेरिक वायरल वेक्टर्स जो है, इसमें एग्जांपल है एडिनो एसोसिएटेड वायरस, ठीक है। और दूसरा है एडिनो सिंडविस वायरस, ठीक है। तो ये आपके कुछ वायरल वेक्टर्स के एग्जांपल्स है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट efficient expression of gene in mammalian cell depend on many factors। तो यहाँ पे आपको अगर कोई भी जीन को अच्छे से एक्सप्रेस करना है तो वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जीन एक्सप्रेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन तभी होगा जब आपका प्रमोटर अच्छा रहे, है ना।
प्रमोटर के साथ में जो बाकी के रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं, जैसे साइलेंसर हो गया, इनहांसर हो गया, है ना। तो ये सारे जो सीक्वेंसेस है ये आपके वेक्टर्स में होने चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कंट्रोल एलिमेंट जो है ये आपके जीन एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल एलिमेंट में प्रमोटर, ठीक है, उसके बाद में साइलेंसर सीक्वेंस, इनहांसर सीक्वेंस, इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आरएनए प्रोसेसिंग, ठीक है। अगर कोई भी सेल में जब आप जीन को ट्रांसफर करते हो वहां पे वो एक्सप्रेस होता है, बट आरएनए की प्रोसेसिंग बराबर नहीं होती है, ठीक है। आरएनए की प्रोसेसिंग हमने 3 टाइप की पढ़ी थी। कौन सी होती है? एक होता है 5 प्राइम कैपिंग, ठीक है, 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम पॉली ए टेप, ठीक है, और इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो ये आरएनए प्रोसेसिंग होती है। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक ट्रांसलेशन भी स्टार्ट नहीं होता। तो आपके पास जो आरएनए प्रोसेसिंग ये अच्छे से होनी चाहिए। जीन एक्सप्रेशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द जीन कॉपी नंबर। जैसे कोई जीन है जिसके पास वीक प्रमोटर है जो बहुत कम एक्सप्रेस होता है, तो उसके लिए उसका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा कॉपी नंबर आप रखोगे उतना वो ज्यादा आपको एक्सप्रेशन शो करेगा। उसके बाद में जो भी एमआरएनए बन रहा है वो एमआरएनए का स्टेबिलिटी कितना है उसके ऊपर भी जीन एक्सप्रेशन डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद में जब हम जीन ट्रांसफर करते हैं तो जीन ट्रांसफर करने के बाद में आपका जो जीन है वो क्रोमोसोम में इंटीग्रेट होगा। तो जीन क्रोमोसोम में इंटीग्रेट होने के बाद में अगर वो ऐसे साइड पे इंटीग्रेट हुआ है जहां पे उसके एक्सप्रेशन को इनहिबिट किया जा रहा है तो वो आपका एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए इंटीग्रेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में कि जो भी आपका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है वो आपके ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा तो वहां पे आपको कुछ भी एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आपका जो जीन एक्सप्रेशन है एनिमल में या होस्ट में ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, आपका एक्सप्रेशन सिस्टम, आपको कौन सा एक्सप्रेशन सिस्टम लेना है, कहां पे एक्सप्रेस करना है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स के ऊपर, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को किस तरीके का एक्सप्रेशन चाहिए, एक्सप्रेशन ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन सेल के अंदर में ज्यादा होता है कि बाहर ज्यादा होता है, मतलब इन विट्रो इन विवो, है ना। उसके बाद में प्रोटीन तो एक्सप्रेस हो जाएगा, बट एक्सप्रेशन होने के बाद में उसको किस टाइप का मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, क्या उसको एन लिंक ग्लाइकोजाइलेशन की जरूरत है या ओ लिंक ग्लाइकोजाइलेशन की जरूरत है, या फिर प्रोटीनलिटिक क्लीवेज की अगर हम बात करें तो प्रोटीनलिटिक क्लीवेज की, जैसे अपन बोलेंगे कि कोई सरफेस वाला प्रोटीन है वो आपको एक्सप्रेस करना है तो उसके ऊपर ग्लाइकोजाइलेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो कोई प्रोटीन ऐसा है जो आप सिक्रीट करते हो, है ना, जो जिसमें प्रोटीनलिटिक क्लीवेज की जरूरत है, जैसे इंसुलिन का एग्जांपल लेते हैं। तो इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है बट उसका प्रोटीनलिटिक क्लीवेज अगर नहीं होगा तो वो इंसुलिन आपकी कोई काम की नहीं है। तो अगर इंसुलिन प्रोडक्शन को अगर अपन बढ़ा रहे कोई एनिमल के अंदर में, ठीक है, इंसुलिन प्रोडक्शन को हम पढ़ रहे हैं, जीन हम ट्रांसफर कर रहे हैं एनिमल में फॉर द इंसुलिन प्रोडक्शन, तो उस केस में इंसुलिन का प्रोटीनलिटिक क्लीवेज भी होना चाहिए वो टारगेट सिस्टम में, है ना। तो जो भी एक्सप्रेशन सिस्टम हम चूज करते हैं उसमें ये सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो उसके बाद में प्रोटीन फोल्डिंग की, प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म में जो आपका पर्टिकुलर जीन है, जैसे इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल का इंसुलिन हमारे इंसुलिन में थोड़ा सा फर्क रहेगा, है ना। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के इंसुलिन में फर्क है तो उनके प्रोटीन फोल्डिंग में भी फर्क रहेगा। तो प्रोटीन फोल्डिंग अगर आपकी डिफरेंट टाइप की है तो अगर आपका टारगेट प्रोटीन जो है जो भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो तो वहां पे उसका प्रॉपर फोल्डिंग भी होना चाहिए तभी वो आपके काम का रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो एक्सप्रेशन सिस्टम होता है
उसका सेल ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखना पड़ता है कि जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में हम उसको ग्रो करेंगे, ठीक है, तो वहां पे वो प्रोडक्शन आपके प्रोटीन का ज्यादा दे, ठीक है। अगर आप ऐसे कर रहे हो कि कोई प्रोटीन जो है वो प्रोटीन कौन से एनिमल्स में पाया जाता है, तो वो प्रोटीन ऐसे एनिमल में पाया जाता है जो लो टेम्परेचर पे रह रहे हैं या अडेप्टेड हो चुके हैं। वो प्रोटीन का जीन लिया अपन ने और हमने उस एनिमल में उसको इंजेक्ट कर दिया, या ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया है जो कौन से टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, या वो आपका 40-45 पे ग्रो कर रहा था, जो आपका डोनर था वो आपका 5 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर रहा था। तो उस केस में आपको सेल ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक भी देखनी पड़ती है कि इसके अंदर में जीन इंजेक्ट करने के बाद ये जो भी कंडीशन के ऊपर ग्रो करेगा, तो वो सेल ग्रोथ के लिए जो भी कंडीशंस है उसके ऊपर क्या ये प्रोटीन एक्सप्रेस होता है या नहीं होता है, तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो एक हो गया वेक्टर। वेक्टर जो है, वेक्टर की अपन ने बात की, दूसरी बात की अपन ने एक्सप्रेशन सिस्टम, ठीक है। पहला, इसके पहले अपन ने जीन एक्सप्रेशन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। चॉइस ऑफ जो आपका होस्ट होता है, ठीक है, एक्सप्रेशन सिस्टम होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है वो भी हमने पढ़ा। और हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जीन कंस्ट्रक्शन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, उसमें अगर आपको जीन एक्सप्रेस करना है तो सबसे पहले होता है जीन कंस्ट्रक्शन। तो जीन अगर आप बराबर कंस्ट्रक्ट नहीं करते तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जीन ट्रांसफर करने के बाद में वो एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो जीन का कंस्ट्रक्शन इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जीन एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है, प्रमोटर। तो हर एक प्रोटीन के जीन के पास प्रमोटर्स होना चाहिए। प्रोटीन का जीन है तो वो ORF होना चाहिए। ORF मतलब ओपन रीडिंग फ्रेम, जिसके पास एक इनिशिएशन टर्मिनेशन कोडॉन होता है ना। तो जीन कंस्ट्रक्शन करने के लिए एकदम बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। इसको मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जीन कंस्ट्रक्शन जो है इसके अगर हम बात करें तो प्लांट और एनिमल के केस में आपको मोस्टली जीन कंस्ट्रक्शन सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। बैक्टीरिया का थोड़ा सा अलग है, बट जो भी फैक्टर्स, जो भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं वो एलिमेंट प्लांट और एनिमल के केस में मोस्टली सेम ही आते हैं, ठीक है। सिर्फ प्रमोटर्स के नाम चेंज होंगे। जैसे एनिमल में अगर आपको कोई जीन एक्सप्रेस करना तो एनिमल का प्रमोटर डालना पड़ेगा, है ना। और अगर आपको प्लांट में एक्सप्रेस करना है तो वहां पे प्लांट का प्रमोटर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला है प्रमोटर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर आप दो टाइप का ले सकते हो। एक कंस्टिट्यूटिव ले सकते हो और एक इंड्यूसिबल ले सकते हो। उसमें और एक तीसरा भी आता है जिसको बोला था टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर। तो कंस्टिट्यूटिव प्रमोटर कोई भी सेल में डाल दो तो वो आपका नॉन स्पेसिफिक होता है, कोई भी सेल में एक्सप्रेस होता है और कंस्टिट्यूटिवली विदाउट सिग्नलिंग एक्सप्रेस होता है। इंड्यूसिबल का मतलब क्या कि पर्टिकुलर सिग्नल अगर आप प्रोवाइड करते हो तो ही वो इंड्यूस होता है, ठीक है। टिश्यू स्पेसिफिक मतलब क्या, तो वो पर्टिकुलर टिश्यू का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वहां का जो केमिकल कंपोजिशन है उसके हिसाब से वो उसी इन्वायरमेंट में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। ट्रांसलेशनल सिग्नल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपके जीन के पास ट्रांसलेशनल सिग्नल्स नहीं है तो आपका जीन एक्सप्रेस नहीं हो सकता। तो जीन कंस्ट्रक्शन में हम कोजैक सीक्वेंस को पढ़ते इन केस ऑफ यूकैरियोट, तो शाइन डालगैर्नो को पढ़ते इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है। तो यूकैरियोट में कोजैक सीक्वेंस को पढ़ते हैं, बराबर। तो कोजैक सीक्वेंस आपके पास में होना चाहिए, तभी आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। इनिशिएशन टर्मिनेशन कोडॉन्स होने चाहिए, एमआरएनए का क्लीवेज साइट होना चाहिए और पॉलीएडेनाइलेशन सिग्नल भी होना चाहिए, ठीक है। तो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, जो क्लीवेज साइट और पॉलीएडेनेशन साइट होता है, ये एक ही जगह पे प्रेजेंट होता है। पहले पॉली ए सिग्नल होता है और उसके बाद में क्लीवेज सिग्नल होता है, ठीक है। इंट्रॉन का स्प्लाइसिंग का भी सिग्नल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन अगर आप कर रहे हो तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लिए जैसे आपने प्रोमोटर्स रखे हैं, इनहांसर एलिमेंट रखे हैं, या फिर आपने साइलेंसर एलिमेंट रखे हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपको ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर भी वहां पे रखना पड़ेगा अगर ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करना है तो, ठीक है। जीन कंस्ट्रक्ट जब हम बनाते हैं, ठीक है, या जो भी वेक्टर हम बना रहे हैं वो वेक्टर जो रहेगा उसके ऊपर सिलेक्शन के लिए मार्कर्स होने चाहिए,
ठीक है। आप सिलेक्शन मार्कर यूज कर सकते हो या फिर उसके जगह पे आप रिपोर्टर जीन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टर जीन क्या होता है, सिलेक्शन मार्कर क्या होता है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अगर आपको उस वेक्टर को क्या करना है रे, उस वेक्टर को अगर कोई सिस्टम में रेप्लिकेट करवाना है, जैसे बैक्टीरिया में रेप्लिकेट करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन के लिए ओरिजिन रखना पड़ेगा। तो ओरिजिन फॉर रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया में जब आप जीन वेक्टर को ट्रांसफर कर रहे हो रेप्लिकेशन के लिए, तो उस केस में वहां पे उसके सिलेक्शन के लिए भी आपको मार्कर रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, चलो तो ये हमने कुछ जीन कंस्ट्रक्ट या वेक्टर जो है, ठीक है, इसका हमने यहाँ पे एक डायग्राम निकाला है। सबसे पहले यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रमोटर, और ये जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर किस लिए रखा है, तो ये प्रमोटर हमने रखा है आपके एनिमल सेल में एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो प्रमोटर फॉर यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जो है, इसमें एक्सप्रेशन के लिए हमने प्रमोटर्स रखे हैं, ठीक है। तो आपके पास P मतलब प्रमोटर होता है, ठीक है, H मतलब ह्यूमन, साइटोमेगालो वायरस, इनहांसर सीक्वेंस, ठीक है क्या, ठीक है। तो प्रमोटर, ह्यूमन, साइटोमेगालो वायरस, इनहांसर सीक्वेंस, ठीक है, इनहांसर सीक्वेंस फॉर आई का मतलब होता है इमीडिएट अर्ली जीन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि sp40 वायरस का अपने ओरिजिन रखा है, ठीक है। इसके जगह पे आप अलग ओरिजिन भी यूज कर सकते हैं, जैसे एप्स्टन बार वायरस का जो न्यूक्लियर एंटीजन होता है, ठीक है, इसके साथ में ORI-P आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका ओरिजिन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में प्रमोटर जो है, इसमें आप लैक ओपेरॉन का भी प्रमोटर यूज कर सकते हो अगर आपको बैक्टीरिया में जीन एक्सप्रेशन करना है। ग्लूकोकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ में आप हीट शॉक प्रोटीन का भी प्रमोटर यूज कर सकते हो। तो प्रमोटर के लिए चॉइस है, आप अपने हिसाब से प्रमोटर यूज करते हो, जो भी टाइप का आपको वेक्टर यूज करना है, जो भी उसका एप्लीकेशन होगा उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इंट्रॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स मतलब जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं वेक्टर में। वेक्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है एमसीएस मतलब मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मल्टीपल क्लोनिंग साइट जो है, ये हम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के लिए रखते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस यहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो रहेगा, ये आपका यहाँ से इसको कट करेगा, और ये कट करने के बाद में हम यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर इंसर्ट करते हैं, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे होना चाहिए, तो बोलते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, इसके 5 प्राइम एंड के ऊपर अनट्रांसलेटेड रीजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन इनहांसर सीक्वेंस होना चाहिए, जो ट्रांसक्रिप्शन को इनहांस कर रहा है। ये सीक्वेंस क्या करता है, एक्सप्रेशन लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपका एमआरएनए बनेगा, उसके ऊपर कोजैक सीक्वेंस बनना चाहिए, तो ये कोजैक सीक्वेंस हमने रखा है। उसके बाद में ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब क्या है, कि जीन जो होता है उसका जो भी कोडिंग सीक्वेंस है वो ORF में होता है, अलोंग विद द इनिशिएशन कोडॉन एंड इलोंगेशन कोडॉन। कुछ जीन कंस्ट्रक्ट में जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए लीडर सीक्वेंस को भी रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ORF के पहले लीडर सीक्वेंस को भी रख सकते हो। उसके बाद में ये आपका टर्मिनेशन कोडॉन, उसके बाद पॉली ए सीक्वेंस, और उसके बाद में क्लीवेज साइट आपके पास में, या पॉली एडिनाइलेशन साइट रहेगा, और सबसे लास्ट में होता है 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ये हो गया जीन कंस्ट्रक्ट की बात। जीन कंस्ट्रक्ट को हम मल्टीपल क्लोनिंग साइड में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास में जैसे क्लीवेज साइट रखा है, तो वैसे यहाँ पे आप वेक्टर के ऊपर पॉली एडिनाइलेशन और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास में
प्रमोटर जो है ये SV40 का फिर से प्रमोटर रखा है किसके लिए, तो मार्कर जीन का एक्सप्रेशन करने के लिए। तो ये आपके पास में मार्कर जीन जो है, ये मार्कर जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकते हैं, ठीक है। तो मार्कर जीन मोस्टली कौन से होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, मार्कर जीन्स होते हैं। उसके बाद में ये मार्कर जीन आपका वेक्टर ट्रांसफर करने के बाद सिलेक्शन के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो जैसे यहां से आपका जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा तो इसका भी कहीं ना कहीं पे ट्रांसक्रिप्शन एंड होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट या पॉलीएडिनोलेशन साइट आपको यहाँ पे रखनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी रख सकते हो, और आपका कोल E1 मतलब जो आपका बैक्टीरियल रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है, इसको आप वेक्टर के ऊपर रखोगे। अगर आपको रेप्लिकेशन करना है, आपको कॉपी नंबर बहुत ज्यादा अच्छे वेक्टर के, तो उसके लिए आपको उसको पहले बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक वेक्टर का मतलब क्या है, सिर्फ एक सिस्ट्रॉन रहेगा, मतलब एक ही कोडिंग सीक्वेंस रहेगा, एक ही जीन कंस्ट्रक्ट आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। बट अगर पॉलीसिस्ट्रॉनिक वेक्टर की अगर बात करते हैं, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो यूकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA नहीं बनता। बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वायरस के केस में, कि वहां पे वायरस के आरएनए के पास क्या होता है, इंट्रिंसिक राइबोसोम एंट्री साइट, जो अलाउ करता है आपके पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए के एक्सप्रेशन को, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, वायरस का जो IRES है, मतलब इंट्रिंसिक राइबोसोम एंट्री साइट जो है, इसको हमने क्या किया है, हर एक ORF के आगे रखा है। और जो पहला वाला ORF है, इसके पास में प्रमोटर रखा है। तो जहां यहाँ पे ये प्रमोटर से एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा, mRNA बनेगा। mRNA बनने के बाद में जो आपका IRS है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम, ठीक है। और यहाँ से फिर आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के लिए IRS जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कंटिन्यूअस क्या करता है, ट्रांसलेशन करते रहता है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर्स एक्ट एज ए वायरस विच प्रोड्यूस विरियन। इसका मतलब क्या है, कुछ वेक्टर जो है ये वायरस की तरह ही एक्ट करते हैं। तो आपको इसको कोई भी दूसरा टेक्निक यूज करके ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, वो आपके इन्फेक्शियस पार्टिकल की तरह काम करते हैं। एक मैं आपको जीन ट्रांसफर जो है, जीन ट्रांसफर जब हम करते हैं, ठीक है, तो जीन को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक होता है ट्रांसपेक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है इन्फेक्शन। जब वायरस पार्टिकल को आप यूज कर रहे हो इसके लिए, जीन ट्रांसफर के लिए, तो वायरस पार्टिकल होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इंजेक्ट करेगा, तो उसको बोला था इन्फेक्शन। बट जब वायरस पार्टिकल इनएक्टिव होता है, वो खुद क्या नहीं कर सकता, जीन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, उस केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ वेक्टर को लेते हैं और वेक्टर को सेल के अंदर में ट्रांसफर करते हैं, तो उसको बोला जाता है ट्रांसपेक्शन, ठीक है। तो ट्रांसपेक्शन और इन्फेक्शन, इसमें डिफरेंस है। अब देखो कुछ वेक्टर्स जो है, जैसे SV40 वेक्टर्स हो गए, रेट्रोवायरस वेक्टर्स हो गए, तो ये खुद आपके क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये इन्फेक्ट करने के बाद में नंबर ऑफ एक्टिव वायरस पार्टिकल को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर में वो प्लाज्मिड आ गया, आपका वेक्टर रहेगा, और वो वहां पे मल्टीप्लाई करके आपके दूसरे होस्ट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वेक्टर जो है ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड की तरह काम करते हैं, ठीक है, जिसको अपन ट्रांसपेक्शन टेक्निक के लिए यूज करते हैं, जैसे आपका BPV वेक्टर है, ठीक है। तो आपका बोवाइन पेपिलोमा वायरस जो है, इसको हमने क्या किया, कैसे बनाया है, इसमें PBR 322 जो बैक्टीरिया का क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, इसको हमने BPV वायरस के सीक्वेंस के साथ में मिक्स किया है, ठीक है, इंटीग्रेट किया है,
इसलिए उसको बुलाता है बीपीवी वेक्टर, ठीक है, जो सिर्फ रेप्लिकेशन कर सकता बट एक्टिव वायरस पार्टिकल नहीं बना सकता, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वेक्टर्स जो है इसको रेप्लिकेटिंग नॉन रेप्लिकेटिंग के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। कुछ रेप्लिकेटिंग जो होते हैं ये रेप्लिकेटिव वेक्टर्स को आप जीन कंस्ट्रक्ट को रेप्लिकेशन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नॉन रेप्लिकेटिंग जो है इनका काम सिर्फ क्या किसके लिए होता है, जीन को ट्रांसफर करना, ठीक है, जीन को कैरी करना होस्ट में और उसके बाद में होस्ट जीनोम में उसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो ये काम होता है नॉन रेप्लिकेटिंग का, और इसका एग्जांपल हमारे पास में पैसिव ट्रांसफॉर्मेटिंग SV40 वेक्टर, ठीक है। इसके पहले जो अपने एग्जांपल लिखे वो सारे क्या थे, रेप्लिकेटिंग थे, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट अदर वेक्टर की अगर अपन बात करें तो ड्रोसोफिला पी एलिमेंट की अगर बात करें तो ये ट्रांसपोजोम्स होते हैं जो एक साइड से दूसरे साइड पे माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोजोम्स जो है जिसमें ड्रोसोफिला में पी एलिमेंट है, तो अगर आपको ड्रोसोफिला के लार्वा में अगर जीन ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आप पी एलिमेंट को यूज कर सकते हो, ठीक है। पी एलिमेंट जो है इसके दोनों भी साइड के ऊपर 31 बेस पेयर के इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं, जिसके बीच में पी एलिमेंट को रिप्लेस करके पी एलिमेंट को रिप्लेस करके हम क्या कर सकते हैं, अपना जीन कंस्ट्रक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। बट जब पी एलिमेंट यहां से निकल जाएगा, ठीक है, पी एलिमेंट जब यहां से निकल जाएगा तो आपका जो जीन कंस्ट्रक्ट है ये आपका क्या नहीं कर सकता, ये आपका अपने कॉपी नंबर को बढ़ा नहीं सकता, इसलिए हमें उसके साथ में क्या रखना पड़ता है, उसके साथ में हमें रखना पड़ता है हेल्पर पी एलिमेंट जो एक्सप्रेस होता है इसके साथ, और इसके कॉपी नंबर को बढ़ा के दूसरे साइड में इसको इंसर्ट करवाता है, ठीक है। ये जो आपका ड्रोसोफिला पी एलिमेंट का वेक्टर है इसमें आप पी एलिमेंट जो है इसके साथ साथ PUC8 जो वेक्टर रहेगा आपका प्लाज्मिड रहेगा, इसको इसके सीक्वेंस को आप इंटीग्रेट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बकुलोवायरस वेक्टर। बकुलोवायरस वेक्टर की अगर हम बात करें तो बकुलोवायरस वेक्टर जो है ये इंसेक्ट में ट्रांसपेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इंसेक्ट में अगर आपको जीन को ट्रांसपेक्ट करना है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें दो तरीके के एग्जांपल्स है, ठीक है, जिसको न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वेक्टर या वायरस, ठीक है, इसमें दो हम एग्जांपल्स आपके पास में ACNPV और दूसरा दूसरा जो है ये है आपका BMNPV। AC का मतलब होता है ऑटोग्राफा कैलिफोर्निया, ठीक है। BM का मतलब होता है बोम्बिक्स मोरी एनपीवी, ठीक है, बोम्बिक्स मोरी एनपीवी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीहेड्रिन जो जीन होता है इसके साथ जो प्रमोटर है, ठीक है, ये पॉलीहेड्रिन को एक्सप्रेस करेगा, बट पॉलीहेड्रिन का कोई भी रोल आपके सर्वाइवल में नहीं होता या फिर रेप्लिकेशन में नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसलिए पॉलीहेड्रिन के जीन को आप अपने DNA कंस्ट्रक्ट के साथ में इसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तो पॉलीहेड्रिन का जीन निकाल दो, अपना जीन कंस्ट्रक्ट वहां पे इंसर्ट कर दो और उसके बाद में इसको आप वेक्टर की तरह यूज कर सकते हो। ACNPV जो है ये यूज किया जाता है किसके, इंसेक्ट को आपके स्पोडोप्टेरा फ्रूगीपडा, ठीक है। ये जो आपका इंसेक्ट है इसमें जीन ट्रांसफर करने के लिए वो आपका लार्वल सेल हो सकते हैं या फिर इसके लार्वा और कल्चर्ड सेल जो है इसमें आप क्या कर सकते हो, जीन ट्रांसफर कर सकते हो बाय यूजिंग ACNPV, ठीक है। बट जो आपका BMNPV होता है, ठीक है, BMNPV जो है इसको यूज किया जाता है किसके लिए रे, सिल्क वॉर्म जो मोथ होता है उसके लार्वा की, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म लार्वा को अगर ट्रांसपेक्ट करना है तो उसके लिए आप BMNPV को यूज
कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में आपका जो जीन एक्सप्रेशन या इन्फेक्शन जो है उसके लिए हम ये 2 वायरसेस को यूज करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट है जीन ट्रांसफर मेथड्स इन एनिमल। एनिमल का अगर हम जीन ट्रांसफर मेथड पढ़ते हैं तो इसमें 3 टाइप के मेथड है, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। केमिकल मेथड की अगर हम बात करेंगे तो केमिकल मेथड में आपका फर्स्ट है DEAE डेक्स्ट्रा। ठीक है, पहला जो मेथड है DEAE डेक्स्ट्रन। ठीक है, तो इसमें ये आपका कैटायनिक पॉलीमर। कैटायनिक पॉलीमर का मतलब क्या है? कैटायनिक पॉलीमर का मतलब होता है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। इसके अलावा आप पॉलीब्रीन, पॉली इथिलीन, इमाइन, ठीक है, या डेंड्रीमॉस आप यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज से डीएनए इसके साथ बाइंड हो जाएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज पॉलीमर, नेगेटिव चार्ज डीएनए, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपके सेल मेम्ब्रेन के साथ में इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से इंडोसाइटोसिस आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ इंडोसाइटोसिस यहाँ पे डीएनए जो है इसको सेल के अंदर में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये DEAE डेक्स्ट्रल पॉलीमर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर जो है ये ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन के लिए होता है। मतलब ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? बहुत कम समय के लिए आपको अगर एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। बट इस मेथड से जीन जो है ये आपका जीनोम में इंटीग्रेट नहीं होता। तो होस्ट सेल के होस्ट सेल जो है इसके जीनोम में ये आपका इंटीग्रेट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो ये आपका ट्रांजिएंट एज वेल एज स्टेबल एक्सप्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं अपन? कैल्शियम फॉस्फेट जो है इसको यूज करते हैं। ठीक है, जीन ट्रांसफर कैसे? तो CaCl2 प्लस बफर सलाइन या फॉस्फेट सॉल्यूशन जो है इसके साथ में अपन डीएनए के साथ इसको मिक्स करते हैं, इसके वजह से प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, जिसके ऊपर डीएनए जो है ये आपका बाइंड हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेट में डीएनए है, जो भी को प्रेसिपिटेट आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो अपन अप्लाई करेंगे आपके सेल के ऊपर। तो सेल जो है इसके अंदर में बाय द इंडोसाइटोसिस फिर से आपका जो डीएनए है उसको इंडोसाइटोस किया जाएगा और उसके बाद में जीन में वो इंटीग्रेट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं तो लिपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफर में नंबर ऑफ न्यूट्रल लिपिड के साथ में आपको ऐसे लिपिड्स को रखना है जो कटायनिक, जैसे DOPE। ठीक है, तो डाई ओलियोलिल फॉस्फोटाइडिल इथेनोलामीन, डाई ओलियोलिल फॉस्फोटाइडिल इथेनोलामीन, ये आप लिपिड को यूज करो और उसके साथ डीएनए को मिक्स कर दो। कटायनिक लिपिड है तो बराबर ये आपका लिपोसोम के सरफेस के ऊपर डीएनए जो है ये लिपोसोम के अंदर में आपका पैक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपका लिपोसोम है, लिपोसोम मतलब लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है, इसके अंदर में कुछ लिपिड्स है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बराबर किसको पैक कर लेंगे? आपके डीएनए को पैक कर लेंगे। और ये वेसिकल या लिपोसोम जब आपके मेम्ब्रेन के इंटरेक्शन में आएगा तो ये इसके साथ फ्यूज होगा। तो इन दिस वे आप कोई भी डीएनए को लिपोसोम मेडिएटेड मेथड से आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में है फिजिकल मेथड जिसमें हम माइक्रो इंजेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इंजेक्शन में क्या किया जाता है कि आपके पास यहाँ पे
एक माइक्रो पिपेट होती है। आपके पास एक माइक्रो पिपेट होता है, ठीक है। ये इसका जो पोर साइज है, इसका पोर साइज आपके सेल के पोर साइज से कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर ये आपका कोई जर्म सेल होगा या एक सेल होगा तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है ना। तो इस केस में हम 5 माइक्रोमीटर पोर वाला जो पोर आपका जो प्रोटोप्लास्ट जो 5 माइक्रोमीटर पोर वाला जो आपका माइक्रोपिपेट है उसको यूज कर सकते हैं, जिसको होल्डिंग निडल भी बोला जाता है, ठीक है। तो इससे अपन ने क्या किया, थोड़ा सा निगेटिव प्रेशर लगाए यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका ये यहाँ पे स्टिक हो गया से, ठीक है। उसके बाद में हम क्या लेंगे, हम एक माइक्रो इंजेक्टर लेंगे, ठीक है, जिसका डायमीटर आपका लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। जिसके अंदर में डीएनए रहेगा। ये माइक्रो इंजेक्टर जो है इसको हम न्यूक्लियस में क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे और अपने डीएनए जो है इसको यहाँ पे रिलीज कर देंगे। तो डीएनए का साइज नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 2 पिकोलीटर तक लिया जाता है, ठीक है। तो 2 पिकोलीटर तक लिया जाता है, मतलब 2 × 10⁻12 लीटर तक लिया जाता है, ठीक है। आप इंजेक्ट करने के बाद में क्या होगा, जो आपका डीएनए है, ये डीएनए आपका आपके जीनोम में इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक केस में अलग अलग लिया जाता है। बिफोर फर्टिलाइजेशन आप इंजेक्शन कर सकते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप इंजेक्शन कर सकते हो, या फिर सिर्फ एक सेल ले सकते हो, ठीक है। तो फीमेल एक सेल लो, उसको आप ट्रांसजेनिक बना सकते हैं। आप जो भी फर्टिलाइजेशन होने के बाद बिफोर जो आपका जाइगोट फॉर्मेशन वाला या न्यूक्लियस फ्यूजन वाला है, तो उस स्टेज में आप मेल जो है इसके जीनोम में आप डीएनए को इंजेक्ट कर सकते हो, या फिर जो जाइगोट बन गया है उसके जीनोम को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसजेनिक बना सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो इन दिस वे ये हो गया माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट माइक्रो इंजेक्शन जो है, इसके आप इलेक्ट्रोपोरेशन को यूज कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक पल्स को यूज करके पोर फॉर्मेशन होता है और फिर उसके बाद डीएनए को आप ट्रांसफर कर सकते हो। बायोइलेक्ट्रिक पार्टिकल डिलीवरी का मतलब क्या है कि जो भी आपका जैसे आपने जीन गन अगर सुना होगा, ठीक है। तो जीन गन जो है, इसमें जिन गन में आप क्या करते हो, जो भी पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड पार्टिकल्स, इसके ऊपर आप बम्बार्डमेंट करते हो, ठीक है। किसका बम्बार्डमेंट किया जाता है, आपके गोल्ड पार्टिकल जो है इसके ऊपर अपन डीएनए, गोल्ड पार्टिकल जो है इसके ऊपर अपन डीएनए को एड्सॉर्ब करवाते हैं और उसके बाद में उसका बम्बार्डमेंट करवाते हैं, ठीक है। किसके ऊपर, आपके सेल के ऊपर। तो सेल के ऊपर जब बम्बार्डमेंट होगा, ठीक है, तो आपका जो डीएनए है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, आपके सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है। एक मिनट,
तो ये आपका इमेज है बायो जीन गन का, ठीक है, या फिर जो आपका बायोलिस्टिक पार्टिकल्स डिलीवरी है हाई वेलोसिटी के साथ में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने क्या किया है, गोल्ड पार्टिकल जो है इसके ऊपर डीएनए को कोटिंग करके रखा है, हीलियम गैस को अपने हाई प्रेशर के ऊपर स्टोर करके रखा है, ठीक है। तो जो भी आपका गैस है उसको हाई प्रेशर के ऊपर स्टोर करोगे, जब आप प्रेशर को रिलीज करोगे तो ये प्रेशर आपका अप्लाई होगा पार्टिकल्स के ऊपर, और पार्टिकल्स जो है ये हाई वेलोसिटी के साथ में, ठीक है, हाई वेलोसिटी के साथ में आपके सेल के ऊपर टारगेट किए जाएंगे। तो सेल जो है इसके अंदर में ये पार्टिकल्स एंटर करेंगे जिसके ऊपर डीएनए से आपने कोटिंग करके रखा है, ठीक है। तो इन दिस पे आपका जीन जो है, ठीक है, जीन जो है या डीएनए कंस्ट्रक्ट जो है ये आपका सेल के न्यूक्लियस में एंटर करेगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में है बायोलॉजिकल मेथड, और बायोलॉजिकल मेथड की अगर हम बात करते हैं तो हमने अलग अलग वायरसेस पढ़े थे, एक्टिव वायरसेस पढ़े थे, जिसमें SV40, रेट्रो वायरस, बफेलो वायरस वेक्टर जो है इसको अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका अलग अलग एप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे आप जो आपका मेडिकल फील्ड है जिसमें आपको कोई एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना है, वैक्सीन का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे सीरम प्रोडक्शन करना है तो उसमें आप ट्रांसजेनिक एनिमल बना सकते हो। आपको अगर कोई प्रोटीन एक्सप्रेस करना है हाई लेवल पे तो उसके लिए आप ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हो। आपको अगर मिल्क की क्वालिटी बढ़ानी है तो मिल्क की क्वालिटी बढ़ाने के लिए पर्टिकुलर प्रोटीन को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए भी आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई एनिमल है जिसके मीट की क्वालिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए भी आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हो। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है इसके अलग अलग एप्लीकेशंस है अलग अलग फील्ड में, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमने एनिमल पढ़ा है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसजेनिक प्लांट की बात करेंगे और उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है।